Hello students, how are you? Welcome to the second lecture of the chapter number 8 which is gravitation law. किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने. किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने. न्यूटन बाबा शांति से बैठे थे, अचानक से एक एप्पल गिरा और वो नीचे आया. तो उन्होंने सोचा ये नहीं, ये टेढ़ा नहीं गया, ये पीछे नहीं गया, ये आगे नहीं आया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही आया, ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं गया. ऐसा क्यों? उसके बाद बहुत सारी मेहनत के बाद उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया विच इज़ अ यूनिवर्सल लॉ. इसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं. पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल है. और आपको एक बात बता दूं कि ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, लेकिन जो फंडामेंटल्स लॉ है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर में, तो उनमें ये सबसे वीकेस्ट है, सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. और सबसे स्ट्रॉन्ग में जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो हम 12th में देखेंगे. तो ग्रेविटेशन लॉ में क्या होता है कि भाई force between any two bodies in the universe is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And this statement is known as law of gravitation, law of gravity or law of gravitation force. Okay, chalo. Force between any two bodies in the universe is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means suppose f की बात करें, then f is proportional to m1 m2 and inversely proportional to the r square. So f is equals to g m1 m2 by r square, where g is known as universal gravitational constant. Its value 6.67 10 raised to minus 11. ओके, जी को सब्जेक्ट बनाओ तो आर स्क्वायर ऊपर, एफ इज ए न्यूटन इंटू आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर इज इन द डिनोमिनेटर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला चेक करते हैं इसका. MLT न्यूटन M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर 2 प्लस डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर 2 माइनस 1 3 -2. दिस इज अ G, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G. अब R इज व्हाट? R इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम. कैसे कंसिडर करेंगे? सपोज ये तो बॉडी है, ओके,
तो इन दोनों के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर. आर इज अ डिस्टेंस between centers of two bodies. Distance between centers of two bodies. सरफेस के बीच का नहीं, उनके सेंटर के बीच का लॉ होता है. ठीक है. कभी कभार ये लोग एग्जाम्पल में ऐसा कुछ पूछते हैं कि सपोज if the value of masses becomes doubled, then what about the force? Masses are double. What is the new force? What is the new force? तो जब आपको ऐसे फॉर्मूला दे तो देखो सिर्फ मास की बात की है, डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं हुई है. मतलब उनका ये मतलब है कि सिर्फ मास चेंज हो रहा है, डिस्टेंस वैसे का वैसा ही है. तो आप लोगे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, जस्ट डिस्टेंस इज सेम. सो F डैश बाय F इज इक्वल्स टू m1 डैश m2 डैश बाय m1 m2. नाउ F डैश सपोज इट्स F, m1 डैश इट्स डबल 2m, m2 it's again double 2m, m1 it's m, m2 it's m. So f dash it's a 4f. अगर सपोज ऐसा बोला होता कि एक का डबल दूसरे का ट्रिपल तो 2m की जगह पे 3 है, एक का डबल दूसरे का हाफ तो m बाय हाफ. हाँ, तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं लोग, तो आपको ये ध्यान रखना है. सेम थिंग अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं, if masses are increased by 25%, 25% जो है वो, सॉरी 25 नहीं लेते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10% अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा. ऐसा ही पूछ सकते हैं, एक में 10 दूसरे में 20. हाँ, एक में 10% इंक्रीज होता है दूसरे में 10% डिक्रीज होता है, लाइक दैट कुछ भी पूछ सकते हैं. तो यहां पे हम लोग फंडामेंटल समझ रहे हैं, तो फंडामेंटल में थोड़ा ध्यान दो. सेम मास की बात हो रही है, तो F2 बाई F1, M1 M2, M1 डैश M2 डैश. जो इनिशियल वैल्यू होती है उसे 100 कंसिडर करो. कितनी करो? 100. फिर क्या बोला उन्होंने कि जो मासिस है उसमें 10% इंक्रीज होता है, मतलब कि इनिशियली वो 100 थे, इंक्रीज होके 110 हो गए. तो F2 इज व्हाट? सो फोर्स इट्स 121%. तो चेंज इन फोर्स 121 माइनस 100 इट इज 21%. आंसर इज पॉजिटिव, मीन्स 21% इंक्रीज. ठीक है. सिमिलर फॉर्म में अगर आपको डिस्टेंस में दे सकते कि डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाता है. चलो देखते हैं एग्जांपल एक. इफ डिस्टेंस becomes 1/3 of original, the new force is what? So F is proportional to 1/r². simple formula apply करो. So F dash by F is equals to 1/r², so it's r dash square by r². So it's r by r dash whole square. Initial force is F, initial distance it's r by third,
कैंसल, 3 ऊपर, 3 स्क्वायर 9, सो एफ डैश इज इक्वल्स टू 9f, एफ डैश इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ f। तो ऐसे छोटे बहुत न्यूमेरिकल्स भी हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके स्केलर फॉर्म में, राइट डाउन, सॉरी वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में। ओके, हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, x y z, तो ये रहा है आपकी पहली बॉडी। सपोज m1, m2, पोजीशन वेक्टर इट्स r1, पोजीशन वेक्टर इट्स r2। सपोज ये फोर्स ऑन 1/2 r12। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन m1 by m2, it is F12, it's G m1 m2 r12 स्क्वायर। ओके, ये हो गया फॉर्मूला, बट ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्लस डायरेक्शन थी। जी इट्स स्केलर, मास इज आर स्क्वेलर, अगर आर वेक्टर भी है तो उसका स्क्वायर है, तो वो अल्टीमेटली स्केलर ही हो जाएगा। तो जो एक बैलेंस होना चाहिए वो इस इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। सिर्फ डायरेक्शन ऐड करने के लिए मुझे और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, यूनिट वेक्टर ऐड करूंगा। क्यों यूनिट वेक्टर को ही चूज किया? क्योंकि मुझे सिर्फ डायरेक्शन ऐड करनी है, वैल्यू नहीं। यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है। तो 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई भी होगा तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर ही ऐड करूंगा, R21 वेक्टर। ओके, तो लिख सकते हैं कि वेयर R12, तो इसका मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ अ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ओके, और उसके हिसाब से अगर m1 और m2 के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये उसकी पहली पोजीशन से वो अट्रैक्ट होकर दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ध्यान देना, r माइनस r, उसकी पहली पोजीशन क्या थी? R1। दूसरी क्या होगी? नई पोजीशन अट्रैक्ट होके R2 पे आएगा, R2। सो R12 इट्स R2 माइनस R1। ओके, सिमिलर बेस R21 का अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वो होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ओके, ये होगा क्लियर। तो ये हो गया F12 GM1 M2 R12। ओके, तो ये फोर्स हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में कर दूं ताकि आपको इजी रहे कैलकुलेशन में। F12 इट इज G M1 M2 R12 स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड और स्क्वायर तो दोनों साथ ही आएंगे, तो वो हो जाएगा
R12 का क्यूब, GM1M2 R2 माइनस R1। ये हो गया F12, क्लियर। और मुझे जाना है F21। तो फोर्स ऑन M2 बाय M1 to 1 M2 M1 R21 स्क्वायर R21 कैरेट। अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये तो प्रोडक्ट है, कहीं भी लिख सकते हो 1 2 या 2 1 R21 क्यूब R1 माइनस R2। टेक नेगेटिव कॉमन। चलो ये तो वैल्यू है तो आप इसे कहीं से भी लिख सकते हो। अब इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करो तो सेम टू सेम ही। सो F12 माइनस F21, दिस इज लाइक न्यूटन्स ग्रेविटेशन, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। टेक मैग्नीट्यूड, F12 इज इक्वल्स टू F21। एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे F12 और F21, उसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1 या तो 1:1, ठीक है, जो भी आप बोलो 1 या तो 1:1, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका। तो कुछ बातें यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ये यूज होता है। उसके बाद दिस इज ओनली अट्रैक्टिव टाइप, इट्स ऑल्सो फंडामेंटल, ओके। वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स है ये, लॉन्ग डिस्टेंस है, अट्रैक्टिव टाइप है, फंडामेंटल है, और ये सबसे वीक फोर्स में इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसे आप फटाफट से लिख लो, चलो क्विक। नाउ लेट्स सी सुपरपोजिशन थियरम फॉर द ग्रेविटेशन लॉ। सुपरपोजिशन या तो डिस्क्रीट फोर्स ऑन अ डिस्क्रीट बॉडी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज एक ये बॉडी है, दैट्स मास m1, एक दूसरी बॉडी है, दैट्स मास m2, तीसरी बॉडी है मास m3, चौथी बॉडी है मास m4, ठीक है। सभी के सभी इसे खींच रहे हैं अपनी ओर। सपोज ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये इसे अपनी ओर खींचेगा, ये भी इसे अपनी ओर खींचेगा, तो इसके लिए हो जाएगा ये R12, इसके लिए हो जाएगा R13, इसके लिए हो जाएगा R14, ठीक है। तो टोटल जो फोर्स होगा M1 पे वो सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? सभी फोर्स का वेक्टर सम। सो फोर्स ऑन F1 is a vector sum of the individual force F12
F13 एंड F1, अगर ज्यादा होते तो और भी लिख सकते थे, G M1 M2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर प्लस M1 M3 R13 स्क्वायर R13 वेक्टर प्लस M1 M4 R14 स्क्वायर R14 वेक्टर। ठीक है, ये भी एक है जिसमें से आप G को कॉमन निकाल सकते हो, M1 को कॉमन निकाल सकते हो, बाकी अंदर रख सकते हो। M2 R12 स्क्वायर R12 कैरेट, M3 R13 स्क्वायर R13 कैरेट, M4 R14 स्क्वायर R14 कैरेट। ओके, अगर हम लोग उल्टा करें तो ये आगे माइनस आ जाएगा, माइनस M1। इसे उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसे उल्टा करोगे तो फर्क पड़ेगा। 1 2 का अगर 2 1 होगा तो माइनस हो जाएगा, सेम फेज। 1 3 का 3 1 करोगे माइनस हो जाएगा, सेम। ओके, टेक माइनस आउटसाइड। R21 प्लस M3 R13 स्क्वायर थ्री वन। थ्री वन फोर वन। तो ये है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अगर सपोज एक छोटी सी बात है यहां पे कि अगर कोई शेल होती, शेल मतलब अंदर से होलो, शेल मतलब अंदर से होलो, तो इसके सेंटर पे जो कोई पार्टिकल होगा उसके ऊपर का फोर्स 0। तो पार्टिकल सेंटर नहीं, इनसाइड भी होगा, इनसाइड द शेल फोर्स ऑन इट इज 0। उसके ऊपर का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये है शेल, इट्स अ होलो इनसाइड पार्टिकल, इट्स इनसाइड शेल अगर होगा तो कहीं भी तो उसके ऊपर का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये है पूरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पूरा फंडामेंटल है, आराम से समझो, देखो। ठीक है, एंड बार बार उसे देखो ताकि और ज़्यादा डीप में समझ सको। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।